इस मैप को देखें। ये हमारा भारत है और ये हमारा पड़ोसी देश चाइना है। तो चाइना के ठीक नीचे ये छोटा सा देश ताइवान है। अब कुछ दशकों पहले तक ये पूरा भाग एक ही देश हुआ करता था, लेकिन आज ताइवान ये कह रहा है कि ये जो पूरा चाइना है वो हमारा ही हिस्सा है। तो सामने चीन ये कह रहा है कि ये ताइवान कोई देश नहीं है, ये हमारा ही एक राज्य है और बहुत जल्द ये चाइना का हिस्सा बन जाएगा, या फिर मजबूरन इसे चाइना का हिस्सा बनना पड़ेगा। मतलब चीन ताइवान का विवाद कोई नया नहीं है, ये दशकों पुराना विवाद है और मौजूदा समय में इस विवाद को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई होने की पूरी संभावना है, क्योंकि चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार ये कह चुके हैं कि ताइवान पर किसी भी सूरत में कब्जा होकर रहेगा। जिनपिंग ने साफ कहा है कि ताइवान पर कब्जे के लिए वे अपनी सेना का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। असल में चीन ताइवान विवाद को समझने से पहले हमें चीन और जापानीज वॉर, चाइनीज रिवॉल्यूशन यानी चीनी क्रांति, फिर चीन का भयंकर गृह युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में चीन की भागीदारी और उसके बाद चीन का जो विभाजन हुआ था वो सब हमें मोटा मोटा समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको चीन ताइवान विवाद का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे, क्यों और कब यह विवाद शुरू हुआ था, इसके अलग अलग कारण क्या थे, चीन और ताइवान का इतिहास क्या है, चीन में क्रांति क्यों हुई थी, इसके क्या कारण थे, फिर चीन में गृह युद्ध क्यों हुआ था, उसका चीन पर क्या असर पड़ा था, जापान ने चीन की क्या हालत की थी, फिर चीन का विभाजन कैसे हुआ था और कैसे ताइवान अस्तित्व में आया था, क्यों चीन और ताइवान का विवाद आज भी जारी है और चीन ताइवान को क्यों हड़पना चाहता है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। यह चीनी सभ्यता का एक पुराना मैप है। यहाँ पर यह बीजिंग शहर है और इसके नीचे ये येलो नदी है। तो येलो नदी के आसपास ही चीनी सभ्यता का विकास हुआ था। इस कारण आज भी चाइना इस नदी को मदर रिवर कहता है, क्योंकि चीनी सभ्यता का जन्म ही इस येलो रिवर वैली से ही हुआ था, आज से करीब 4000 साल पहले। फिर इसके बाद राजा महाराजाओं का समय शुरू हुआ, जिसके साथ साथ चीनी सभ्यता भी विकसित होती चली गई, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने अपना अपना योगदान दिया, जिससे चीनी सभ्यता काफी मजबूत हो गई और सदियों तक इसने अपना अस्तित्व बनाए रखा। फिर 13वीं सदी में मार्को पोलो, ये उसकी इमेज है, ये इटली के रहने वाले थे। तो इन्होंने 13वीं सदी में हमारे एशिया महाद्वीप की यात्रा शुरू की। अरब से होते हुए ये चीन गए और बर्मा और भारत से होते हुए ये वापस अपने देश लौट गए और वापस आकर इन्होंने यूरोप के लोगों के सामने चीन और भारत की बेशुमार दौलत की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि इससे यूरोपीय लोग भारत और चीन के दीवाने हो गए। और इसके बाद तो ये यूरोपीय लुटेरे किसी भी कीमत पर अब भारत और चीन पहुंचना चाहते थे। तो ऐसे में वास्को डी गामा भारत तक पहुंच गया। और ये कब आया था, अगर आप में से किसी को पता हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। खैर, तो इसके बाद इन यूरोपीय लुटेरों ने भारत को गुलाम बनाकर लूटना शुरू किया, लेकिन चीन इन लुटेरों की पकड़ से अभी दूर था, क्योंकि चीन में एक मजबूत राजाशाही का शासन था। इस मैप को देखें। साल 1644 तक मिंग डायनेस्टी का राज था इस पूरे कलरफुल एरिया पर, लेकिन 1644 में इस मिंग राजाशाही का पतन हो गया और इसके बाद क्विंग डायनेस्टी का शासन शुरू हुआ चीन पर। और इन्होंने देखते ही देखते चीन के एक बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया। इसमें आप देख सकते हैं ये पुरानी मिंग डायनेस्टी का एरिया था, लेकिन क्विंग डायनेस्टी ने इस ब्लू कलर के पूरे भाग को अपने अधीन करके एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। इसमें जो येलो कलर का पूरा एरिया है वो अब क्विंग डायनेस्टी के अंडर था, यानी चीन के इतिहास का यह सबसे बड़ा साम्राज्य था। और उस समय यह क्विंग डायनेस्टी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो लगभग 18वीं सदी तक चीन का एक अलग ही रुतबा था दुनिया पर। लाखों करोड़ों की सेना हुआ करती थी, मजबूत नेवी थी और इनके पास धन संपदा भी काफी थी। इस कारण दुनिया के बाकी देश इन पर हमला करने से डरते थे। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये थी कि समय के साथ इन्होंने अपनी सेना में या नेवी में कोई सुधार नहीं किए। वही तीर कमान से लड़ने वाली पुरानी सेना और नेवी भी उनकी वैसी ही थी जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन उस समय दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर बड़ी तेजी से फैलता जा रहा था
और दुनिया के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अब ब्रिटिश एम्पायर के हाथों में था। इसका सबसे बड़ा कारण था उनकी मजबूत और आधुनिक नेवी। तो 1830 के बाद ब्रिटेन ने चीन का व्यापार कब्जाने की कोशिश की और 1839 में पहला अफीम युद्ध यानी फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ। पर ब्रिटेन की नेवी मजबूत होने के कारण 1842 में चीन यह युद्ध हार गया, जिसके बाद नानकिन की संधि हुई, जिसके तहत चीन का यह पूरा हांगकांग द्वीप ब्रिटेन को देना पड़ा। ऊपर से ब्रिटेन को चीन के साथ फ्री व्यापार की भी अनुमति देनी पड़ी। इसके बाद 1856 में दूसरा अफीम युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने मिलकर चीन पर हमला किया और इस बार भी चीन हार गया और संधियों के चलते चीन को काफी नुकसान हुआ। अब इस युद्ध को द एरो वॉर यानी तीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चीन की सेना तीर कमान से लड़ रही थी और सामने ब्रिटेन और फ्रांस गोला बारूद और बंदूकों से लड़ रहे थे। यानी क्विंग डायनेस्टी ने समय के साथ कोई सैन्य सुधार नहीं किया, अपनी पुराने सिस्टम को पकड़ कर रखा। इस कारण विदेशी ताकतें आकर चीन को हरा देती थी और अलग अलग संधियों के कारण चीन के राजा को हर बार भारी नुकसान उठाना पड़ता था। तो इस तरह से क्विंग डायनेस्टी कमजोर होती चली गई, क्योंकि उस समय चीन की आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही थी, पर सामने इनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त कृषि भूमि या नौकरियां नहीं थी। इसके अलावा चीन में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, जिससे देश का राजस्व काफी कम हो गया था और ऊपर से विदेशी ताकतों से युद्ध हारना और संधियों से जो नुकसान हो रहा था उसने चीन को और कमजोर कर दिया था। ऊपर से रही सही कसर बाकी थी वो जापान ने पूरी कर दी। साल 1868 में जापान में मेजी रेस्टोरेशन शुरू हुआ, यानी देश को मजबूत करने का अभियान। क्योंकि उस समय जिस तेजी से ब्रिटिश एम्पायर दुनिया में फैलता जा रहा था और अमीर बनता जा रहा था, तो जापान भी अपना साम्राज्य बड़ा करके एशिया के देशों को लूटना चाहता था। इस कारण मेजी रेस्टोरेशन के तहत जापान ने अपनी सेना और नेवी को काफी मजबूत करना शुरू किया। इस मैप में ये जापान है और ये चीन है। अब इन दोनों के बीच ये कोरिया है, जिस पर चीन और जापान दोनों कब्जा करना चाहते थे। इस कारण साल 1894 में पहला चीनो जापानीज युद्ध हुआ और इतना बड़ा चीन छोटे से जापान से हार गया। इस कारण चीन के लोग और राजा काफी परेशान थे कि कोई भी विदेशी आकर हमें हरा देता है और हमें हर बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और उस समय चीन के अलग अलग शहरों पर अलग अलग ताकतों का दबदबा था, तो चीन चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसे में साल 1900 में चीन ने सभी बाहरी ताकतों को अपने देश से उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ा युद्ध शुरू किया। इसे बॉक्सर रिबेलियन की घटना कहते हैं। लेकिन बाद में जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और अमेरिका जैसे 8 देशों की सेना ने मिलकर चीन पर हमला किया और इन्होंने आसानी से चीन को हरा दिया। यानी चीन की उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया गया। यह उस समय का एक फेमस ड्राइंग है। इसमें पीछे चीन है जो चिल्ला रहा है और सामने ये सब यूरोपीय ताकतें और जापान कैसे चीन को तोड़ने में लगे थे वो बताया गया है। असल में इन सब ने मिलकर चीन के व्यापार को पूरी तरह से कब्जा लिया था और ऊपर से ये सब चीनी लोगों को भी काफी परेशान कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। यानी इन सभी बाहरी ताकतों ने मिलकर चीन के राजा को काफी कमजोर कर दिया था। तो उस समय क्विंग डायनेस्टी में एक ग्वांगजू चीन के राजा थे, काफी होनहार थे और चीन में काफी सुधार करने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन साल 1908 में इन्हें जहर देकर मरवा दिया गया और इसके बाद चीन के आखिरी राजा गद्दी पर बैठे। यह चीन के आखिरी राजा पुई। तो ये जब इतने बड़े साम्राज्य के राजा बने तब इनकी उम्र मात्र 3 साल की थी। तो इतना बड़ा देश लेकिन छोटे से राजा और वो भी बहुत कमजोर। देश की सेना पुराने समय की, तीर कमान से लड़ने वाली। देश की नेवी में भी युद्ध जीतने की क्षमता नहीं थी। देश में आबादी के साथ साथ गरीबी लगातार बढ़ती जा रही थी। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान जैसे देशों ने चीन के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया था और जैसा ये कहते थे वैसा ही चीन के राजा को करना पड़ता था, वरना ये सब अपनी आधुनिक सेना और आधुनिक नेवी लेकर चीन पर हमला करने की धमकी देते थे। तो प्रजा के साथ साथ राजा भी लाचार थे। ऊपर से क्विंग डायनेस्टी के राजाओं ने चीन में कोई आधुनिक सुधार नहीं किया। जैसे दुनिया में उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, सेनाओं को आधुनिक हथियार दिए जा रहे थे,
लेकिन चीन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ऊपर से चीन में आम लोगों से भारी कर वसूला जा रहा था और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश चीन के किसानों से एकदम सस्ते दामों में उनकी फसल खरीद लेते थे, जिससे किसानों का जीवन दयनीय हो गया था। तो इन सब के कारण चीन में एक ऐसा वर्ग उठ खड़ा हुआ जो अब किसी भी कीमत पर राजाशाही को हटाना चाहता था और एक नई व्यवस्था के तहत एक अखंड चीन का निर्माण करना चाहता था। और इस ग्रुप के लीडर थे डॉक्टर सन यात सेन। यह उनकी इमेज है। चीन के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है ये उस समय अमेरिका में पढ़ाई करके आए थे, तो इन्हें पता था कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में भी एक भयंकर क्रांति हुई थी और राजाशाही को हटा दिया गया था। तो चीन में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि चीन भी एक आधुनिक देश बने, जिसके लिए चीन में राजाशाही को हटाकर डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। इस कारण सन यात सेन ने राजाशाही से नाराज इन लोगों का नेतृत्व किया और ऊपर से राजा की सेना के जो सबसे बड़े जनरल थे युआन शिकाई, यह उनकी इमेज है। अब चीन की पूरी सेना इनके हाथों में थी और ये भी राजाशाही को हटाकर चीन के लीडर बनना चाहते थे। तो साल 1911 में सन यात सेन और जनरल युआन शिकाई ने मिलकर राजाशाही के खिलाफ बगावत शुरू की। उस समय चीन में बहुत सारे अलग अलग प्रांत हुआ करते थे, तो देखते ही देखते इन्होंने इनमें से 15 प्रांतों को आजाद करा लिया, जिसके बाद अक्टूबर 1911 में 6 साल के राजा पुई को भी सत्ता से हटा दिया गया। जिसके बाद इन क्रांतिकारियों ने चीन में रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। इस घटना को चीनी क्रांति या चाइनीज रिवॉल्यूशन या चिन्हाई रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसने पिछले 2000 साल से चीन में जो राजाशाही चली आ रही थी उसका पतन कर दिया। तो इसके बाद सन यात सेन ने कोमिंतांग यानी केएमटी नाम की एक राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो एक नेशनलिस्ट पार्टी थी। यह उस पार्टी का सिंबल है। और इस पार्टी के निर्माण के समय सन यात सेन ने 3 आदर्श सिद्धांत दिए लोगों को। पहला नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयवाद, कि चीन अब एक है और चीन पर अब चीनी लोग ही शासन करेंगे, विदेशी ताकतें अब चीन में नहीं आनी चाहिए। दूसरा डेमोक्रेसी, यानी चीनी लोगों के द्वारा ही अब शासन किया जाएगा, राजा के द्वारा नहीं। और तीसरा सिद्धांत सोशलिज्म यानी समाजवाद। तो ये 3 सिद्धांत थे सन यात सेन के, क्योंकि ये चाहते थे कि सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर चलनी चाहिए ताकि देश और लोगों का भला हो सके। तो क्रांति के तुरंत बाद सन यात सेन ने केएमटी यानी राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना कर दी थी। अब क्रांति तो सफल हो गई, लेकिन इसके बाद देश को चलाने के लिए एक बड़े लीडर यानी प्रेसिडेंट की भी आवश्यकता होगी। तो क्रांति के 1 साल बाद यानी साल 1912 में चुनाव हुए, जिसमें इस बीजिंग की तरफ जनरल युआन शिकाई जीते और नानकिन की तरफ में सन यात सेन जीते। अब इन दोनों को अखंड चीन का निर्माण करना था, तो एक साथ 2 प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते। ऐसे में जनरल युआन शिकाई ने सन यात सेन को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अखंड चीन का निर्माण हो और देश आधुनिक हो, तो आप सत्ता मुझे दीजिए। अब सन यात सेन यह जानते थे कि देश की पूरी सेना इनके कंट्रोल में है, तो मैं सत्ता पर बैठूंगा तो खामखा कोई विवाद होगा और चीन फिर से टूट जाएगा। तो ऐसा कुछ ना हो, इस कारण सन यात सेन ने देश की सत्ता जनरल युआन शिकाई को दे दी कि आप प्रेसिडेंट बनिए और देश को संभालिए। तो 1912 में जनरल युआन शिकाई चीन के प्रेसिडेंट बने, लेकिन सत्ता की कुर्सी आपसे क्या क्या करवाएगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। युआन शिकाई ने धीरे धीरे देश की सारी सत्ता अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया और एक निरंकुश शासन के तहत 1915 में इन्होंने खुद को चीन का राजा घोषित कर दिया कि अब मैं प्रेसिडेंट नहीं बल्कि चीन का राजा हूँ। इसका मतलब यह था कि यह चीनी क्रांति जो हुई थी वो असफल हो गई, क्योंकि राजाशाही को हटाने के लिए ही तो यह क्रांति हुई थी। लेकिन 4 साल में युआन शिकाई ने फिर से खुद को राजा घोषित कर दिया। तो युआन शिकाई के राजा बनने के बाद सन यात सेन की पार्टी जो थी केएमटी, इनके सदस्यों ने फिर से क्रांति करने की कोशिश की, लेकिन युआन शिकाई ने केएमटी के सभी सदस्यों को सरकार से बर्खास्त कर दिया और इन पर अत्याचार करना शुरू किया। इस कारण केएमटी के ज्यादातर सदस्य चीन छोड़कर दूसरे देशों में भाग गए और सन यात सेन भी उस समय जापान चले गया। यानी अब युआन शिकाई को रोकने वाला कोई नहीं था। इस कारण इसके बाद इन्होंने चीन पर निरंकुश शासन करना शुरू किया। लेकिन अगले साल 1916 में
युआन शिकाई की मौत हो गई। पर इनकी मौत के बाद चीन में एक अजीब से हालत पैदा हो गया। सत्ता में कोई था नहीं, ना अब कोई राजा था और ना ही कोई प्रेसिडेंट था। इस कारण इनकी मौत के बाद सत्ता को हड़पने का दौर शुरू हुआ, जिसे वॉरलॉर्ड एरा कहते हैं। इस दौरान चीन में जिन जिन एरिया में जो ताकतवर लोग थे, उन्होंने उन एरिया पर कब्जा कर लिया। इसमें आप देख सकते हैं, यह मंगोलिया है जो उस समय चीन से टूटकर एक अलग देश बन गया, और नीचे तिब्बत भी उस समय एक अलग देश बन गया। और बाकी जो चीन का एरिया था वो अब अलग अलग ताकतवर लोगों के कंट्रोल में आ गया, और इन्होंने अपने अपने एरिया में अपनी अपनी सरकार तक बना दी। जैसे बेजिंग का पूरा एरिया किसी ने कब्जा लिया और यहाँ पर उसने अपनी सरकार बनाकर बेजिंग पर शासन करना शुरू कर दिया। इसी तरह से चीन का बाकी एरिया अब अलग अलग लोगों के कंट्रोल में आ गया। इस पर किसी का कंट्रोल, इस पर किसी और का कंट्रोल, इस पर किसी तीसरे का कंट्रोल। यानी चीन अंदर से अब टूट चुका था। ना अब कोई अखंड देश था और ना ही कोई सरकार थी। इसे वॉरलॉर्ड एरा कहते हैं, जो 1916 से 1928 तक चला था। तो सन यात-चेन, जिन्होंने क्रांति करके अखंड चीन बनाया था, वो जापान चले गए थे। तो युआन शिकाई की मौत के बाद जब चीन फिर से टूट गया, तो करीब 1917 में ये फिर से चीन आए, और लगातार 4 साल की मेहनत के बाद इस ग्वांगजू में इन्होंने फिर से अपनी सरकार स्थापित कर दी, KMT। लेकिन चीन का बाकी हिस्सा अभी भी दूसरे ताकतवर लोगों के कंट्रोल में था। यानी ये सब ऊपर वाले हिस्से अभी भी अपनी मर्जी के मालिक थे। अब सन यात-चेन फिर से इन सबको मिलाकर एक अखंड चीन बनाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए इन्हें एक बड़ी सेना की जरूरत थी। और ऊपर से उस समय 1921 में चीन में एक नई राजनीतिक पार्टी बनी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC, जो इस साउथर्न जिले में यहाँ पर शंघाई शहर है वहां पर बनी थी। इस पार्टी की स्थापना माओ जेडोंग और जो एनलाई जैसे साधारण से लोगों ने मिलकर की थी। इसमें ये माओ जेडोंग है और ये जो एनलाई है। अब शुरुआत में पार्टी बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे इनके मेंबर बढ़ते जा रहे थे, और ये पार्टी भी चाहती थी कि फिर से एक अखंड चीन का निर्माण किया जाए। तो सन यात-चेन ने मौका देखकर इस CPC पार्टी से हाथ मिला लिया। यानी अब KMT और CPC दोनों पार्टी ने एक साथ मिलकर अखंड चीन के लिए काम करना शुरू किया। दूसरी ओर इनके इस पड़ोसी देश रूस में एक क्रांति हुई, रशियन रिवॉल्यूशन, जिसमें राजा जार को हटाकर लेनिन सत्ता में आ गए और इन्होंने सोवियत संघ का निर्माण किया। अब यह सोवियत एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाला देश था, और चीन में जो नई पार्टी बनी थी माओ जेडोंग और जो एनलाई की CPC पार्टी, वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा पर काम कर रही थी। तो इसके बाद सन यात-चेन ने सोवियत से मदद मांगी कि हमें एक बड़ी सेना का निर्माण करना है, तो आप हमारी मदद करो। ऐसे में सोवियत ने KMT और CPC पार्टी की सेनाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया, लेकिन एक बड़ी सेना का निर्माण हो पाए इससे पहले ही 1925 में सन यात-चेन की मौत हो गई। तो सन यात-चेन की मौत के बाद उनकी सेना के जो जनरल थे chiang kai-shek, ये उनकी इमेज है। तो 1925 के बाद इन्होंने KMT पार्टी का नेतृत्व किया और CPC पार्टी और सोवियत की मदद से अपनी मजबूत सेना का निर्माण करके 1926 में इन्होंने नॉर्थन एक्सपेडिशन शुरू किया, जिस दौरान chiang kai-shek अपनी पूरी सेना लेकर यहाँ ग्वांगजू से नॉर्थ की तरफ रवाना हुए, और यहाँ बेजिंग तक में जितने भी वॉरलॉर्ड यानी वो ताकतवर लोग जो चीन में अपनी अपनी सरकार बनाकर बैठ गए थे, उन सबको 2 साल के अंदर हराकर chiang kai-shek ने ये नीचे जो ब्लू कलर का पूरा एरिया है उस पर कंट्रोल कर लिया। तो उत्तरी चीन यानी ये येलो कलर वाला पूरा एरिया, जिसमें chiang kai-shek यानी KMT पार्टी काफी मजबूती से खड़ी थी, और दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। अब KMT पार्टी चाहती थी कि चीन को डेमोक्रेसी अपनानी चाहिए, लेकिन CPC पार्टी चाहती थी कि चीन को कम्युनिज्म अपनाना चाहिए। मतलब दोनों पार्टी की विचारधारा अलग अलग थी। KMT पश्चिमी विचारधारा अपनाना चाहती थी और CPC सोवियत जैसी कम्युनिज्म वाली विचारधारा अपनाना चाहती थी। इस कारण इन दोनों पार्टी के बीच विवाद शुरू हुआ, और यह विवाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो इस विवाद के दौरान chiang kai-shek ने अपनी KMT पार्टी से CPC पार्टी के सभी सदस्यों को निकाल दिया, और सिर्फ 1927 में ही 50,000 से ज्यादा CPC मेंबरों को मार दिया गया। और इसी घटना के साथ चीन का गृह युद्ध यानी चाइनीज सिविल वॉर शुरू हुआ।
अब सीपीसी के ज्यादातर मेंबर शहरों में एक्टिव थे, लेकिन केएमटी के हमलों के बाद ये मेंबर गांव कस्बों की तरफ भागने लगे और गुरिल्ला तकनीक से यानी जंगलों और पहाड़ों में छुपकर इन्होंने केएमटी की सेना से लड़ना जारी रखा। इस कारण 1930 के बाद केएमटी की पूरी सेना ने कई बार सैन्य अभियान चलाए ऐसे तमाम गांव कस्बों में जहां पर ये सीपीसी के लोग छिपे हुए थे। पर उन दिनों रोड रास्ते और टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण केएमटी की सेना बार बार असफल हो रही थी। लेकिन 1934 में केएमटी की सेना ने 5वां सैन्य अभियान शुरू किया, जिस दौरान इन्होंने सीपीसी के सभी लोगों को गांव कस्बों में हर तरफ से घेर लिया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब सीपीसी पार्टी का पतन हो जाएगा। लेकिन आखिरी मौके पर सीपीसी के मुख्य लीडरों में से एक माओ जेडोंग ने अपनी सूझबूझ से सीपीसी के जितने भी लोग अभी जिंदा थे उन सबको एक साथ इकट्ठा किया। इस मैप में आप देख सकते हैं, इसमें पिंक कलर में जो छोटे छोटे एरिया है वहां ये सीपीसी के लोग अभी जिंदा थे। तो इन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया गया और यहाँ से बचे कुछ से सीपीसी के लोग युद्ध लड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। जहां जहां रास्ता मिले वहां ये लोग भागते चले गए और अगले 1 साल में ये भागते भागते यहाँ यनान तक पहुंच गए। ये उस जमाने के कुछ ड्राइंग है, ये माओ जेडोंग है। इनकी सूझबूझ से सीपीसी के लोग यहाँ यनान तक पहुंच पाए थे। और ये जो यात्रा थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये 10,000 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा थी, जिसमें इन्हें एक तरफ युद्ध लड़कर खुद को बचाना भी था और आगे नदी नालों जंगलों पहाड़ों को पार करते हुए आगे भी बढ़ना था। इस घटना को इतिहास में द लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सीपीसी के लोगों ने ये यात्रा नहीं की होती तो आज चीन का इतिहास कुछ और ही होता। इस कारण चीन के इतिहास में इस घटना का बहुत बड़ा महत्व है आज। तो माओ जेडोंग इन सबको लेकर आए थे, इस कारण ये सीपीसी के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे और यनान के पहाड़ों में इन्होंने फिर से अपनी सेना का निर्माण शुरू किया और अगले 2 सालों तक यानी 1936 तक इन्होंने केएमटी से लड़ना जारी रखा गुरिल्ला तकनीक से। दूसरी ओर 1936 तक में यह जापान काफी पावरफुल बन गया था और जब चीन में गृह युद्ध चल रहा था 1927 के बाद से, तब जापान ने मौका देखकर 1931 में पहले इस कोरिया पर कब्जा कर लिया और कोरिया से इन्होंने चीन के इस पूरे मंचूरिया को कब्जा लिया था। लेकिन 1937 में जापान अपनी पूरी सेना के साथ चीन के इस भाग पर टूट पड़ा। इसे दूसरा चीनो जापानीज युद्ध कहते हैं, जिस दौरान जापान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। जैसे इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नानकिंग है, तो शांघाई शेक यानी केएमटी की सरकार इस नानकिंग से काम कर रही थी और माओ जेडोंग यानी सीपीसी यहाँ यनान के पहाड़ों में छिपी हुई थी। अब जापान को पता था कि मौजूदा समय में चीन के बड़े हिस्से पर केएमटी सरकार का कंट्रोल है, तो पहले केएमटी पर हमला करके चीन को कब्जाना आसान हो जाएगा। इस कारण जापान ने एक साथ चीन के 2 बड़े शहरों पर हमला शुरू किया। पहले इस बीजिंग पर हमला करके इसे कब्जा लिया, फिर यहाँ से जापान आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ सीपीसी की सेना से लड़ने लगा। दूसरी ओर जापान की दूसरी सेना यहाँ शंघाई में घुसी और यहाँ से नानकिंग में घुसी, जहाँ पर केएमटी की सरकार थी। तो जापान के हमलों के बाद केएमटी की सरकार यहाँ से भाग निकली और यहाँ पर वुहान शहर में आ गई, यानी यह नानकिंग अब जापान के कब्जे में था। और इसके बाद जापान ने यहाँ नानकिंग में जो कत्लेआम मचाया वो बहुत ही क्रूर और बहुत ही भयंकर था। जापान की सेना ने अमानवीय तरीकों से नानकिंग के लोगों को मारना शुरू किया। 80,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया और अकेले नानकिंग में जापान ने 3 लाख लोगों को मार दिया। इस घटना को नानकिंग नरसंहार कहते हैं, जिसमें जापान ने युद्ध के नियमों का भंग करके बहुत सारे युद्ध अपराध किए थे और इसी घटना के कारण चीन आज भी जापान से नफरत करता है। खैर, तो नानकिंग में नरसंहार करके जापान इस वुहान की तरफ आगे बढ़ा। इस कारण केएमटी की सरकार वुहान छोड़कर इस चोंगकिंग में चली गई। लेकिन केएमटी ने यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती की वो ये थी कि जहां जहां से ये भाग रहे थे वहां पीछे ये सब कुछ बर्बाद करते हुए भाग रहे थे। जैसे ये अपने ही खेतों को जला देते थे, नदी तालाबों और कुओं के पानी में ये जहर मिला रहे थे। और वुहान से भागकर जब केएमटी की सेना चोंगकिंग भाग रही थी, तब यहाँ बीच में चांगशा नाम का एक छोटा सा शहर है। इस पूरे शहर को केएमटी ने आग लगा दी, जिसमें इस शहर के 20,000 लोग जलकर खाक हो गए।
तो केएमटी की सेना अपने ही गांव, कस्बों और शहरों को बर्बाद क्यों कर रही थी? ताकि जब जापान की सेना आगे बढ़ते हुए इनके पीछे आए तो इन्हें खाने पीने को कुछ भी ना मिले और वो वापस चली जाए। अब जापान की सेना इन बर्बाद इलाकों को देखकर वापस भी लौट गई, लेकिन यहाँ पर जो चीन के लोग रहते थे वो अब इन जहरीले नदी तालाबों का पानी पी नहीं सकते थे और उनके खेत और फसलें जल जाने के कारण उनके पास खाने को कुछ बचा नहीं था। इस कारण यहाँ के लोग जो अब तक केएमटी सरकार का समर्थन कर रहे थे वो अब केएमटी सरकार के खिलाफ हो गया और सीपीसी यानी माओ जेडोंग का समर्थन करने लगे, क्योंकि यहाँ यनान में सीपीसी की सेना जापान के विरुद्ध गोरिल्ला तकनीक से लड़ रही थी और जापान से अपने गांव, कस्बों को बचा रही थी। इस कारण यहाँ के लोग अब सीपीसी का समर्थन करने लगे, यानी चीन में अब एक बड़ी आबादी माओ जेडोंग के फेवर में आ गई थी, क्योंकि सीपीसी की सेना अपने गांव, कस्बों और शहरों को बचा रही थी। सामने केएमटी की सेना अपने ही गांव, कस्बों को तबाह कर रही थी। यानी जापान के हमलों के बाद केएमटी सरकार काफी कमजोर हो गई और सीपीसी काफी बड़ी और मजबूत होने लगी थी। तो जापान के चीन पर हमले के दौरान ही 1939 में यूरोप में हिटलर ने जंग छेड़ दी और इन सभी युद्धों ने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। और इसमें क्या कुछ हुआ था उस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा और जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के जिन जिन देशों पर कब्जा कर लिया था, इसमें लाल कलर में जो एरिया है उन सभी देशों पर, तो इन सभी देशों को अमेरिका ने आजाद कराया। और आखिर में 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस मैप को देखें। जापान के हारने के कुछ समय पहले यानी 1945 में ही चीन का ये जो पिंक कलर वाला एरिया है वो तो चीन को वापस मिल गया, लेकिन ये जो मंचूरिया है उसे चीन की दोनों पार्टी सीपीसी और केएमटी दोनों कब्जाना चाहती थी। दूसरी ओर इस कोरिया पर अपना दबदबा करने के लिए नीचे से अमेरिका आगे बढ़ रहा था और ऊपर से ये सोवियत इस मंचूरिया से होते हुए कोरिया की तरफ आ रहा था। तो केएमटी सरकार ने सोवियत से कहा कि आप जब मंचूरिया को आजाद कराने आए तो हम भी अपनी सेना भेजेंगे आपकी मदद के लिए, जिसके बाद आप कोरिया को कब्जा लेना और ये हमारा मंचूरिया हमें वापस लौटा देना। तो सोवियत ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन जब सोवियत ने मंचूरिया को आजाद करा लिया तो इस भाग को सोवियत ने केएमटी के बजाय सीपीसी पार्टी यानी माओ जेडोंग को दे दिया। क्यों? क्योंकि सीपीसी पार्टी कम्युनिज्म की विचारधारा पर काम कर रही थी और सोवियत में स्टालिन भी इसी विचारधारा पर काम कर रहे थे। इस कारण सीपीसी को बिना कुछ किए ये पूरा मंचूरिया मिल गया और चीन के ज्यादातर लोग भी अब सीपीसी पार्टी के समर्थन में थे, क्योंकि युद्ध के दौरान केएमटी ने अपने ही गांव, कस्बों और शहरों को बर्बाद कर दिया था। इस कारण चीन के लोग गुस्से में थे और ज्यादातर लोग अब सीपीसी के मेंबर बनने लगे थे। यानी 1945 में जापान की हार के बाद दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन चीन का माहौल अब भी गर्म था। इस कारण अमेरिका ने चीन में आकर सीपीसी और केएमटी दोनों का समझौता करवाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका यह समझौता करा नहीं पाया और 1946 में चीन में फिर से गृहयुद्ध शुरू हो गया इन दोनों पार्टी के बीच। इसमें आप देख सकते हैं ये लाल कलर में यनान, बीजिंग के आसपास का एरिया और ये पूरा मंचूरिया अब सीपीसी के कंट्रोल में था और नीचे लाइट पिंक कलर में जो एरिया है वो केएमटी के कंट्रोल में था। तो इन दोनों ने आपस में लड़ना शुरू किया 1946 में। दूसरी ओर सीपीसी के लीडर माओ जेडोंग ने अपना प्रोपेगेंडा चलाया, जिस दौरान माओ जेडोंग ने चीन के लोगों को बहकाना शुरू किया। इसमें माओ जेडोंग है जो गांव-गांव जाकर लोगों पर कम्युनिज्म की विचारधारा थोपने लगे कि हम आपके बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएंगे, आपको खेती के लिए जमीन दी जाएगी, आपको ऐसे ऐसे रोजगार दिया जाएगा, अब आपका कोई शोषण नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे वादे करने लगे माओ जेडोंग। इस कारण गृहयुद्ध के दौरान भी एक बड़ी आबादी अब सीपीसी का समर्थन करने लगी थी। सामने जो केएमटी थी, इनके नेता बहुत भ्रष्टाचार कर रहे थे। इनकी सेना के लाखों सैनिक जापान के हमलों में मारे गए थे। इनकी तिजोरी अब खाली हो चुकी थी और जापान के हमलों के दौरान इन्होंने जब अपने ही गांव, कस्बों को बर्बाद किया था, तब चीन के लोग केएमटी छोड़कर सीपीसी के मेंबर बनने लगे थे। यानी केएमटी अब काफी कमजोर हो गई थी
और सामने सीपीसी काफी मजबूत हो गई थी। इस कारण सीपीसी की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी इस तरफ, और केएमटी के लोग अब धीरे धीरे इस तरफ नीचे भागते जा रहे थे। और 1949 आते आते लगभग पूरे चीन पर अब सीपीसी यानी माओ जेडोंग का कंट्रोल हो चुका था। और 20 अप्रैल 1949 के दिन जब सीपीसी की सेना ने आखिरी हमला किया, तब जो केएमटी के लोग अभी जिंदा थे इन इलाकों में, उनके लिए केएमटी के लीडर चांग काई शेक ने 26 नौसैनिक जहाज भेजे, और केएमटी के 11 लाख लोग इन जहाजों के जरिए चीन की इस मुख्य भूमि से भागकर इस फॉर्मोसा द्वीप पर चले गए, जिसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। तो चांग काई शेक यानी केएमटी के जो 11 लाख लोग ताइवान आए थे, तो इन्होंने 19 मई 1949 के दिन ताइवान में मार्शल लॉ लगा दिया, और ताइवान में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे उन्हें मारना शुरू कर दिया, और लगभग 28,000 लोग इसमें मारे गए, और 1,40,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि इनका अपराध यह था कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा यानी माओ जेडोंग का समर्थन कर रहे थे। इस घटना को ताइवान के इतिहास में व्हाइट टेरर के नाम से जाना जाता है, जिस दौरान ताइवान के सारे कम्युनिस्टों को खत्म कर दिया गया, और इसके बाद चांग काई शेक ने ताइवान को एक देश के रूप में घोषित कर दिया, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया गया। दूसरी ओर चीन के इस मुख्य भाग पर गृहयुद्ध जीतने के बाद सीपीसी यानी माओ जेडोंग का कंट्रोल था, तो इन्होंने 1 अक्टूबर 1949 के दिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, और यह सब मुमकिन हो पाया सोवियत लीडर स्टालिन के कारण, क्योंकि स्टालिन ने इस गृह युद्ध में माओ जेडोंग की काफी मदद की थी। तो कुछ इस तरह से चीन और ताइवान अलग अलग देश बने थे 1949 में। अब चीन का ये जो सिविल वॉर था, जो 1927 से 1949 तक चला, जिसमें लाखों सैनिक और लाखों की संख्या में चीन की आम जनता युद्ध, भूखमरी और बीमारी के कारण मारी गई। इसमें चीन के टोटल 80 लाख से लेकर 1,16,00,000 लोग मारे गए थे, यानी चीन के इतिहास की यह दूसरी सबसे बड़ी खूनी लड़ाई थी, जिसमें 1 करोड़ जितने लोग मारे गए थे। इससे पहले 1850 के दशक में चीन में जो ताइपिंग रिबेलियन हुआ था, उसमें उस जमाने में चीन के 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए थे। खैर, ये तो एक अलग चैप्टर है। अगर इस पर आपको वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट करके बताइए। तो अब तक में हमने ये जाना कि चीन और ताइवान का निर्माण कैसे हुआ था। अब यहाँ से आगे हम चीन और ताइवान का जो विवाद है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो 1950 के दशक में दुनिया की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर या अमेरिका और इस सोवियत के बीच में कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी था, जो दुनिया पर अपनी पूंजीवादी विचारधारा थोपना चाहता था। सामने सोवियत साम्यवादी था, तो सोवियत दुनिया पर अपनी साम्यवादी विचारधारा थोपना चाहता था। इस कारण तो इन दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ था। अब इस मैप को देखें, यह लाल कलर का पूरा भाग और यह मंचूरिया अब माओ जेडोंग यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में था, और नीचे इस ताइवान पर अब चांग काई शेक यानी केएमटी पार्टी का कंट्रोल था, और दोनों ने अपने अपने एरिया को अपना अपना देश घोषित कर दिया था। दूसरी ओर माओ जेडोंग ने 1949 में इस शिजियांग और इस तिब्बत को चीन का हिस्सा घोषित कर दिया, जिसमें शिजियांग शांति से बिना कोई लड़ाई किए चीन में शामिल हो गया, क्योंकि चीन से लड़ना इनके बस की बात नहीं थी। लेकिन तिब्बत ने मना कर दिया कि तिब्बत एक अलग देश है, हम चीन का हिस्सा नहीं है। इस कारण 1950 के बाद चीन ने तिब्बत में नरसंहार शुरू किया, और अगले कुछ सालों में जबरदस्ती तिब्बत को चीन का हिस्सा बना दिया, और दलाई लामा को मजबूरन भारत में शरण लेनी पड़ी। चीन तिब्बत का विवाद एक अलग चैप्टर है, इस बारे में हम फिर कभी विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि 1950 के बाद ये ऊपर वाला लाल कलर का पूरा हिस्सा चीन बन गया, और ये नीचे ताइवान है। अब ये ताइवान ये कह रहा था कि 1911 में जो क्रांति हुई थी वो हमारे नेता डॉक्टर सन यात सेन ने की थी, उसकी बदौलत ही ये चीन आज़ाद हो पाया था, यानी चीन को आज़ाद कराने वाले हम थे। इस कारण ये पूरा चीन हमारा है, और असली चीन भी हम ही है, आप तो नकली है, ऐसा ताइवान कह रहा था। लेकिन सामने चीन कह रहा था कि यह चीन एक अलग देश है, और समय आने पर हम आपके ताइवान पर कब्जा करके इसे चीन का हिस्सा बना देंगे, यानी असली चीन हम हैं, आप नहीं, ऐसा माओ जेडोंग कह रहे थे।
दूसरी ओर ताइवान की सरकार पूंजीवादी विचारधारा पर काम कर रही थी। तो उस समय अमेरिका, यूरोप और दुनिया के ज्यादातर देश जो पूंजीवादी ही थे, तो इन सभी पूंजीवादी देशों ने भी इस ताइवान को असली चीन माना और इस कम्युनिस्ट चीन को किसी भी पूंजीवादी देश ने मान्यता तक नहीं दी, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर के कारण दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी, पूंजीवाद और साम्यवाद, जिसमें पूंजीवाद का पलड़ा भारी था। इस कारण यूनाइटेड नेशंस में इस ताइवान को सीट मिली बतौर असली चीन के रूप में, जबकि इस कम्युनिस्ट चीन को सिर्फ सोवियत और बाकी कुछ साम्यवादी देश जो थे उन्होंने ही मान्यता दी। लेकिन साम्यवादी देशों की संख्या बहुत कम थी, इस कारण इस चीन को न यूनाइटेड नेशंस में सीट मिली और न ही इसे एक देश के रूप में मान्यता मिली। लेकिन चीन को इस सोवियत का पूरा समर्थन था और उस समय भारत को सोवियत की जरूरत थी, क्योंकि भारत अभी आजाद हुआ ही था। तो भारत को हर उस चीज की जरूरत थी जो सोवियत से मिल सकती थी। इस कारण नेहरू जी ने इस कम्युनिस्ट चीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी और इस तरह से जो देश जिनको बाद में सोवियत की जरूरत पड़ी वो सब धीरे धीरे इस कम्युनिस्ट चीन को मान्यता देने लगे 1950 के बाद से ही। दूसरी ओर 1970 आते आते ये कम्युनिस्ट चीन काफी मजबूत हो गया, क्योंकि उस समय इनकी आबादी 82 करोड़ थी। इस कारण अब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को चीन के साथ व्यापार करने की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में ये पूंजीवादी देश भी अब चीन को एक देश के रूप में मान्यता देने लगे। इस कारण साल 1971 में आखिरकार यूनाइटेड नेशंस ने ताइवान से असली चीन की मान्यता वापस ले ली और इस कम्युनिस्ट चीन को यूनाइटेड नेशंस में सीट मिल गई और एक असली चीन की मान्यता भी इससे ही मिल गई। अब यह चीन यानी माओ जेडोंग जो अब तक कह रहे थे कि हम ताइवान को कब्जा लेंगे, उन्होंने मान्यता मिलने के बाद अपनी बात को बदल दिया कि यह ताइवान तो चीन का ही हिस्सा है, तो इसे चीन के साथ एक दिन मिल ही जाना है। ऊपर से अमेरिका ने भी चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने शुरू किए ताकि चीन की मदद से भविष्य में उनके दुश्मन देश सोवियत को कमजोर किया जा सके। इस कारण तो अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 1972 में चीन का दौरा भी किया था। अब माओ जेडोंग ने 1949 में चीन की स्थापना की थी। तब से लेकर 1974 तक ये चीन के लीडर बने रहे हैं और इन्होंने एक तरफा राज किया था चीन पर, एक तानाशाह की तरह, क्योंकि साम्यवादी थे तो एक ही पार्टी ने राज किया चीन में। लेकिन 1974 में माओ जेडोंग की मौत हो गई और डेन जियाओपिंग या उनकी इमेज है, उन्होंने चीन की गद्दी संभाली। पर सामने ताइवान जो खुद को डेमोक्रेटिक या पूंजीवादी देश बता रहा था, वो सिर्फ कहने की बात थी, क्योंकि 1949 में ताइवान के गठन के बाद से चियांग काई शेक ताइवान के प्रेसिडेंट थे, जो 1975 तक ताइवान के प्रेसिडेंट बने रहे और वो भी एक तानाशाह की तरह, यानी सिंगल पार्टी रूल, जो आमतौर पर साम्यवादी देशों में होता है, पूंजीवादी देशों में नहीं। और ऊपर से 1975 में इनकी मौत के बाद ताइवान की गद्दी इनके बेटे चियांग शिंग-कू ने संभाली। इन्होंने भी ताइवान पर एक तानाशाह की तरह राज किया और जो भी चीन का समर्थन करते हुए पकड़ा जाता था उन्हें या तो मार दिया जाता था या फिर जेल में डाल दिया जाता था। इसके अलावा ताइवान की पूरी मीडिया भी इनके कंट्रोल में थी। ताइवान में जो कोई भी दूसरी पार्टी बनाता था उनके नेताओं को भी जेल में डाल दिया जाता था। पर आखिर 1988 में चियांग शिंग-कू की मौत के बाद ली तेंग हुई ताइवान के प्रेसिडेंट बने और इनके आने के बाद ही ताइवान में डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, क्योंकि इन्होंने ताइवान में कई सुधार किए, बहुत सारे संवैधानिक कानून बनाए। अब तक ताइवान की मीडिया जो गुलाम थी चियांग काई शेक और उनके बेटे की, उन्हें बोलने और लिखने की आज़ादी दी गई और जनता की आवाज़ को सुना गया इनके शासन में। इस कारण ताइवान में आज इन्हें फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि इनकी देखरेख में साल 2000 में ताइवान में चुनाव हुए और ताइवान के इतिहास में पहली बार पुरानी KMT पार्टी हारी और एक नई पार्टी का नेता चैन हुई बियान देश के प्रेसिडेंट बने। यानी ताइवान में लगभग 50 साल बाद असली डेमोक्रेसी देखने को मिली थी। सामने माओ जेडोंग की मौत के बाद डेन जियाओपिंग चीन के नए लीडर बने और इन्होंने 1980 के बाद से चीन को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की कोशिश शुरू की। दुनिया भर का निवेश चीन में बुलाया गया और बाद में इनकी सूझबूझ से चीन अगले 20 साल में बहुत ही तेजी से विकसित हुआ और दुनिया के सामने एक ताकतवर देश बनकर उभरा। मतलब चीन और ताइवान दोनों एक अलग अलग देश के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे में साल 2000 में चीन ने
पहली बार ताइवान को कहा कि अगर आपको चीन का हिस्सा बनना है तो आप ताइवान को चीन में मिला दो, और उसके बाद भी आप ताइवान को आपके हिसाब से चलाना। यानी चीन ने ताइवान को 1 कंट्री 2 सिस्टम का ऑफर दिया, लेकिन ताइवान ने मना कर दिया कि हम एक अलग देश है तो हम आपका हिस्सा क्यों बने। अब साल 2000 में ताइवान में जो सरकार काम कर रही थी वो डीपीपी पार्टी की थी, जिन्होंने ताइवान की पुरानी पार्टी केएमटी को हराया था। तो 2000 के बाद से केएमटी सत्ता में नहीं थी और अब ये केएमटी चीन का हिस्सा बनना चाहती थी। इस कारण साल 2005 में ताइवान के केएमटी पार्टी के लीडर पहली बार चीन गए और चीन से कहा कि हम आपके साथ मिलना तो चाहते हैं, लेकिन ताइवान की सत्ता फिलहाल हमारे हाथों में नहीं है। अगर सत्ता हमारे पास आएगी तो चीन और ताइवान फिर से एक हो जाएंगे। यानी चीन और ताइवान के लीडर पहली बार 2005 में मिले, क्योंकि अभी तक चीन और ताइवान का विवाद काफी शांत था। लेकिन साल 2007 में ताइवान ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, और जब चीन को इस बारे में पता चला कि ताइवान की मिसाइल अब हमारे शंघाई और हांगकांग जैसे शहरों तक आ सकती है, यानी चीनी मीडिया ने इस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि ताइवान अब युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो एक अलग देश बनना चाहता है। इस कारण इस परीक्षण के बाद चीन और ताइवान के बीच गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। ऊपर से इसी साल ताइवान, जो खुद को असली चीन मान रहा था, वो फिर से यूनाइटेड नेशंस के पास गया 2007 में ही कि आपने 1970 में हमसे असली चीन का दर्जा छीन लिया था और हमें एक देश मानने से भी इनकार कर दिया था, तो अब हम इस द्वीप का नाम ताइवान रख देते हैं, और अब तो हमारी अपनी सरकार भी है, तो अब तो हमें एक देश के रूप में मान्यता दे दो। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, आपको अलग देश की मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन ताइवान एक अलग देश बनना चाहता था, यह बात तो पक्की हो गई। और ऊपर से 2014 में ताइवान ने अपने अधिकारियों को चीन में पढ़ने जाने पर रोक लगा दी कि अब ताइवान का कोई भी सरकारी अधिकारी चीन में पढ़ाई करने नहीं जाएगा, क्योंकि इससे अब देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि चीन आपको बहला फुसलाकर देश विरोधी काम करवा सकता है। लेकिन बावजूद इसके चीन ने फिर से ताइवान को 1 कंट्री 2 सिस्टम का ऑफर दिया, लेकिन ताइवान ने इस बार भी मना कर दिया कि हम तो एक अलग देश है। इस कारण चीन ने 2018 में दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो चीन में निवेश करना चाहती थी, उन पर दबाव डाला कि पहले आप ये साइन करें कि ताइवान चीन का हिस्सा है, उसके बाद ही आपको चीन में निवेश और व्यापार करने दिया जाएगा। दूसरी ओर 2018 के बाद से अमेरिका अब खुल्लम खुल्ला ताइवान को सपोर्ट करने लगा, क्योंकि अब तक में यह चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका था और अमेरिका से कंधा मिलाकर चल रहा था। तो एक तो यह खतरा था अमेरिका को, और दूसरा दुनिया में चिप का सबसे बड़ा मार्केट ताइवान के पास है, जो चिप कंप्यूटर, गैजेट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सबसे जरूरी चीज है। ऐसे में चीन अगर ताइवान को कब्जा ले तो चीन इस चिप मार्केट का इस्तेमाल अपने दुश्मन देशों को दबाने के लिए भी कर सकता है। और एक कारण यह भी था कि अगर चीन ताइवान को कब्जा ले तो इससे इस पूरे साउथ चाइना सी में चीन का दबदबा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ना हो, इस कारण अमेरिका अपने फायदे के लिए ताइवान को पूरा समर्थन देने लगा। इसके अलावा ताइवान में एक सर्वे हुआ कि ताइवान में कितने लोग खुद को ताइवानी मानते हैं, तो 64% लोग खुद को ताइवानी मानते हैं। फिर कुछ 30% लोग खुद को चीनी और ताइवानी दोनों मानते हैं, और सिर्फ 2.4% लोग ही खुद को चीनी मानते हैं। मतलब आज के समय में ताइवान में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो चीन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और आज ताइवान अब एक डेमोक्रेटिक देश है, सामने चीन आज भी कम्युनिस्ट है, जहां पर लोगों को उतनी आज़ादी नहीं है जितनी ताइवान के लोगों को है। इस कारण ज्यादातर ताइवानी अब चीन का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। लेकिन चीन तो यह चाहता है कि ताइवान चीन का हिस्सा बने, और अब तो चीन के लीडर जिनपिंग भी यह कहते रहते हैं कि 1 चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन ताइवान शांति से मान नहीं रहा, इस कारण चीन अब बार बार अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा में उड़ाता रहता है। जैसे इसमें जो लाइन है वो चीन और ताइवान की समुद्री सीमा को बांटती है, लेकिन चीन कई बार अपने लड़ाकू विमानों को इस सीमा के इस तरफ यानी ताइवान की तरफ चला जाता है, वो भी बिना ताइवान को बताए। इस कारण बीते कुछ समय से दोनों के बीच गर्मा गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जब 2022 में
रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तब दुनिया भर की मीडिया यह कह रही थी कि अब चीन भी ताइवान को कब्जाने के लिए युद्ध शुरू करेगा। लेकिन जिनपिंग ने कहा कि वहां पर यूक्रेन एक अलग देश है और यहाँ पर ताइवान तो पहले से ही चीन का हिस्सा है, तो अपने ही हिस्से के लिए हम युद्ध क्यों करेंगे। बावजूद इसके अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि अगर चीन युद्ध के जरिए ताइवान को कब्जाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आएगा। और ये जापान जो अब तक चुप बैठा था चीन ताइवान के विवाद को लेकर, वो भी पहली बार बोला कि अगर युद्ध जैसे हालात हुए तो जापान भी अमेरिका के साथ ताइवान की मदद के लिए आएगा। अब अमेरिका की जो नीति है वो यहाँ पर थोड़ी सी अटपटी है। एक तरफ अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, जिसका मतलब होता है कि चीन और ताइवान एक ही है, और अमेरिका ताइवान को एक अलग देश मानता भी नहीं है। लेकिन ताइवान को अब तक अरबों रुपए के हथियार बेच चुका है अमेरिका। यानी अमेरिका का कहना है कि शांति से ताइवान चीन का हिस्सा बने तो ठीक है, लेकिन अगर चीन ने युद्ध के जरिए ताइवान को कब्जाने की कोशिश की तो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए इस युद्ध में कूद पड़ेगा। तो इसके जवाब में चीन ने कहा कि आप हमारे निजी मामलों में दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। अब मौजूदा समय की बात करें तो चीन बार बार अपने लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में भेजता रहता है। कई बार मिसाइल परीक्षण भी किया है और ताइवान की सरकारी एजेंसियों के डाटा को भी कई बार हैक करते हुए चीन पकड़ा गया है। और यह माहौल बहुत ज्यादा गर्म तब हुआ जब अमेरिकी लोकसभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान जाने का निर्णय किया, क्योंकि चीन यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई अमेरिकी नेता ताइवान का दौरा करे। लेकिन 2 अगस्त 2022 के दिन नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। इस कारण चीनी सरकार ने बयान जारी किया कि अगर ताइवान ने आजादी की कोशिश की तो चीनी सेना उनका यह सपना धूल में मिला देगी। और इसके तुरंत बाद चीन ने अपनी नेवी और लड़ाकू विमान भी ताइवान की तरफ भेज दिए, जो ताइवान से बस कुछ ही किलोमीटर दूर थे। और इन्होंने ताइवान की समुद्री सीमाओं में कई मिसाइल भी दागी। तो सामने ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमान भेजे, लेकिन दुनिया की किस्मत अच्छी थी कि यहाँ ये दोनों वापस अपनी अपनी सीमा में आ गए और माहौल शांत हो गया। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद चीन के लीडर जिनपिंग ने अपने एक बयान में कहा कि मैं चाहता हूं कि ताइवान शांति से बिना कोई लड़ाई किए चीन का हिस्सा बन जाए। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले चीन ने एक वीडियो रिलीज की थी कि चीन ताइवान को कैसे कब्जाएगा। ये वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है, अब चाहे तो इन्हें देख लेना। इसमें वो ताइवान पर कैसे बमबारी करने वाला है वो सब दिखाया गया है। अब चीन ने इसलिए किया था क्योंकि उस समय ताइवान के प्रेसिडेंट अमेरिका के दौरे पर गई थी। इसके अलावा चीन में पहला नियम था कि कोई नेता सिर्फ 2 ही बार लीडर बन सकता है, लेकिन जिनपिंग ने इस नियम को बदल दिया और आज वे तीसरी बार चीन के लीडर के पद पर तैनात है। पर इन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग सभी विरोधियों की हालत खराब कर दी। सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। महामारी के दौरान लोगों को काफी परेशानी हुई। पिछले कुछ समय से चीन की इकोनॉमी भी लगातार गिरती जा रही है। ऊपर से चीन में कोल क्राइसिस और एवरग्रांडे क्राइसिस हुई है। चीन की बैंकिंग सिस्टम काफी कमजोर हो गई है। इस कारण बीच में लोगों के पैसे लॉक हो गए थे, जिससे चीनी लोग आज अपनी सरकार से खुश नहीं है। तो लोगों के इसी गुस्से के कारण जिनपिंग को यह डर है कि कहीं लोग मुझे सत्ता से हटा ना दे। इस कारण ध्यान भटकाने के लिए ताइवान को कब्जाने की कोशिश होगी, ताकि देश के लोग खुश हो जाए और वो फिर से सत्ता पर बैठे रहें। इसलिए तो चीन दुनिया भर में अपने सैन्य बेस बना रहा है। इसमें आप देख सकते हैं लाल कलर में जो निशान है, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और साउथ चाइना सी में भी वो सब चीन के मिलिट्री बेस है, जिससे समुद्री व्यापार में और युद्ध की स्थिति में चीन को काफी मदद मिल सके। अब चीन ने ताइवान को जो ऑफर दिया है 1 कंट्री 2 सिस्टम का, कि चीन के साथ मिल जाओ और आप अपनी सरकार अपनी मर्जी से चलाना, फिर भी ताइवान मना कर रहा है। क्योंकि ये जो हांगकांग है वहां पर भी पहले डेमोक्रेसी थी, और अंग्रेजों ने जब हांगकांग को चीन के हवाले किया तब अंग्रेजों ने चीन को कहा था कि यहाँ पर डेमोक्रेसी रहने दोगे तो ही आपको हांगकांग मिलेगा। तो चीन ने कहा कि ठीक है, हांगकांग में हम डेमोक्रेसी रहने देंगे। लेकिन बाद में चीन ने ऐसा कुछ किया नहीं और हांगकांग को भी चीन के अधीन कर लिया। इसी कारण ताइवान मना कर रहा है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत हम आपके साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिर बाद में
जैसा हांगकांग के साथ हुआ वैसा ही हमारे साथ भी आप करोगे। और मौजूदा समय में ताइवान के समर्थक देश अमेरिका और यूरोपियन देश आज यूक्रेन की मदद में लगे हुए हैं। इस कारण दुनिया ऐसा मान रही है कि चीन के पास ये बहुत बढ़िया मौका है ताइवान को कब्जाने का, क्योंकि अमेरिका और यूरोप अभी यूक्रेन में उलझे हुए हैं। तो ऐसे में चीन यानी जिनपिंग कुछ करते हैं कि नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो चीन ताइवान विवाद के बारे में यह सब कुछ था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।